दिनांक 29 सितंबर को वाराणसी के पराड़कर भवन में आयोजित बुनकर सम्मेलन में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता प्रशांत भूषण के साथ भारी भीड़ और लोगों में उत्साह देखने को मिला। इस सम्मेलन में बिजली की बढ़ी हुई दरों को वापस लेने, बुनकर उद्योग को पुनर्जीवित करने, सम्मानजनक आय और बनारस की 100 साल पुरानी बुनकर संस्कृति को संरक्षित करने की मांगें प्रमुख रहीं। वाराणसी के बुनकर लंबे समय से प्रतिनिधिमंडलों और शिष्टमंडलों के माध्यम से सरकार के समक्ष अपनी जायज मांगों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। ये सम्मेलन इस उद्योग के साथ साथ शहर के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले गरीब बुनकरों, जिनमें मुख्य रूप से सर्व समाज के लोग हैं, के जीवन में निराशा के माहौल के बीच आशा का संचार करता है। इस सम्मेलन ने कुछ गंभीर सवाल खड़े किए हैं। बनारस बुनकरों के ज्ञान और कौशल तथा बनारसी साड़ियों की सदियों पुरानी परंपरा के लिए प्रसिद्ध होने के बावजूद कपड़ा उद्योग के लिए सारा सरकारी ढांचागत सुविधा सूरत गुजरात को क्यों दी जा रही है और बनारस के बुनकरों को बहुत कम पारिश्रमिक पर गुजरात में पहले से बनी साड़ियों को सजाने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है। बुनकर गुजरात से महंगे दामों पर धागा खरीदने को मजबूर हैं, जबकि यूपी के विभिन्न जिलों में बुनकरों की इतनी बड़ी संख्या है। ऐसा क्यों है कि जब बुनकर उद्योग के पुनरुद्धार के लिए बुनकरों को सब्सिडी देने की बात आती है तो सरकार के पास पैसे की कमी होती है, जबकि कॉर्पोरेट सेक्टर और विदेशी निवेशकों को 1000 गुना अधिक सब्सिडी दी जाती है, जिनके निवेश से रोजगार बहुत कम मिलता है। ये सवाल बुनकर प्रतिनिधियों के भाषणों में गूंजे। अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने अपने भाषण में कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं का उल्लेख किया, जैसे कि हैंडलूम कॉर्पोरेशन बुनकरों के उत्पाद नहीं खरीद रहा है और बुनकरों के लिए बाजार की सुविधा ठप है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य और केंद्र सरकार बुनकरों से बातचीत नहीं कर रही है और ऐसी नीतियां बना रही है जो बुनकरों के लिए विनाशकारी है। उन्होंने देश में रोजगार की दयनीय स्थिति की ओर इशारा किया और सरकार पर इस ओर ध्यान न देने और अंबानी अदानी से सांठगांठ करने का और हिंदू मुसलमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने मनरेगा की तरह रोजगार गारंटी अधिनियम की वकालत की। सभा फजलुर रहमान अंसारी और सौरभ कुमार ने संचालन किया और युदेश का क्रांतिकारी गाना से शुरू हुआ। सभा में निजाम खान, इदरीस अंसारी, जुबेर आदिल, वंदना चौबे, गुलजार अहमद, जुबेर अहमद, हाजी रहमतुल्लाह, मुबिन अहमद, रमजान अली आदि वक्ता और बात रखे। मुख्य वक्ता के अलावा सम्मेलन में किसान समाज, मल्लाह समाज, डोम ढेकार समाज और बनारस का नागरिकों के अलग अलग प्रतिनिधि उपस्थित थे। बुनकरों का समस्या पे विस्तार में चर्चा हुई और आगे ये समस्याओं को लेकर जनांदोलन खड़ा करने का बात हुआ। ब्यूरो चीफ मकबूल अंसारी की रिपोर्ट। पिछले 5 साल में 15,000 करोड़ रुपए अपनी बॉन्ड के जरिए या और तरीके से कानूनी तौर पर, लेकिन अगर भाजपा के पास 15,000 करोड़ हैं तब उस 450 करोड़ का कोई मायने नहीं। डेमोक्रेसी जिसको कहते हैं कि हिंदी में क्या कहते हैं, नोटबंदी जो करी बगैर सोचे समझे कि इससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, बस दिखावा करना था कि भाई हम नोटबंदी इसलिए कर रहे हैं जिससे काला धन खत्म हो जाए। कोई काला धन नहीं खत्म हुआ, सिर्फ आम आदमी गरीबों को बहुत 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 परेशानी हुई, नुकसान हुआ। छोटे छोटे कारीगरों को बहुत नुकसान हुआ। छोटे छोटे जो स्मॉल इंडस्ट्रीज थी उनको बहुत नुकसान हुआ। हमारी अर्थव्यवस्था उससे बहुत ज्यादा बिगड़ी। तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि ये जो सरकार है, मोदी सरकार हो चाहे योगी सरकार हो, इनको ना तो समझ है ना समझना चाहते हैं कि भाई कैसे रोजगार को बढ़ावा दिया जाए, कैसे किसी हैंडलूम के सेक्टर को या बुनकरों के सेक्टर को कैसे बढ़ावा दिया जाए, कैसे उसमें एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जाए, कैसे लोगों की तनख्वाह उसमें जो मिल रही है या लोगों को जो पैसा मिलता है उसको बढ़ाया जाए, ये समझना भी नहीं चाहते और समझते भी नहीं। लेकिन मान लीजिए कांग्रेस की या समाजवादी पार्टी की सरकार आ भी जाती है, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनका जो ये भी पार्टियां नहीं समझेंगी, क्योंकि देखिए ये पार्टियां भी ऐसी नहीं हैं जो जनता की बात समझती हो, मानती हो, जनता की बात पूरी तरह से सुनती हो। असल में आज जो हमारी चुनावी व्यवस्था हो गई है
उसमें वही चक्र चल रहा है कि पैसे से चुनाव जीतते हैं, पैसे से सत्ता, और फिर सत्ता में आकर उससे सत्ता का दुरुपयोग करके पैसा बनाते हैं। और ये इसलिए हो रहा है हमारे चुनावी लोकतंत्र में कि जब हम वोट देने जाते हैं तो हमें ये पता है कि भाई एक ही कैंडिडेट जीतेगा, चाहे उसकी 30% ही वोट हो, लेकिन अगर और लोगों को उससे भी कम वोट मिली है तो वही जीतेगा, वही एक नुमाइंदा बनेगा इस कंस्टिट्यूएंसी का। उसके बाद जब सरकार बनती है तो हमको ये भी पता है कि भाई एक ही पार्टी की या एक ही कोएलिशन की सरकार बनेगी, और अगर ऑपोजिशन के पास 49% विधायक भी हो तो उनका सरकार में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा ऑपोजिशन का। तब हम जब वोट देने जाते हैं तो हम एक सरकार को चुनने के लिए वोट देते हैं। उस समय हम ये सिर्फ नहीं देखते कि हमारी राय में कौन सबसे अच्छा कैंडिडेट है या कौन सबसे अच्छी पार्टी है। अगर हमें ये लगता है कि भाई ये पार्टी तो सबसे अच्छी है, मान लीजिए कम्युनिस्ट पार्टी है, मार्क्सिस्ट पार्टी है, CPIM है या कोई और दूसरी छोटी पार्टी है, हमको लगता है कि यही सबसे अच्छी पार्टी है, किसी का कैंडिडेट भी सबसे अच्छा है, लेकिन ये जीतने की हालत में नहीं है, ये पार्टी सरकार तो बना नहीं सकती, तब हम ये नहीं चाहते कि हमारी वोट वेस्ट हो जाए। हम ये देखते हैं कि जो लोग सरकार बना सकते हैं, जो लोग जीत सकते हैं, उनमें से कम खराब कौन, और उनमें से जो कम खराब, अगर हमको लगता है कि भाजपा से कम खराब कांग्रेस है या समाजवादी पार्टी है तो हम उसको वोट दे देते हैं, भले ही वो बहुत हमको पसंद ना भी हो। यानी भाजपा से बेहतर है लेकिन बहुत अच्छी तो वो भी नहीं है। और यही हालात है आज देश में कि क्योंकि वो पैसे से सत्ता, सत्ता से पैसे का चक्र चल रहा है। अब मैं ये समझाता हूँ कि क्यों पैसे की अहमियत इतनी हो गई। देखिए, लोग ये कैसे अनुमान लगाते हैं कि कौन जीत सकता है, कौन नहीं जीत सकता। लगाया जाता है कि किसकी कितनी विजिबिलिटी है, किस कैंडिडेट या पार्टी की कितना दिखाई दे रहा है। और दिखाई कैसे देता है? टेलीविजन पर बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी हो, उनके पोस्टर लगी हो रही हो, उससे दिखाई देता है कि भाई हाँ, ये तो सत्ता के दौड़ में है। और सब चीजें कर सकते हैं। बड़ी बड़ी रैली भी आज पैसे से ऑर्गेनाइज करी जाती है। और इस वजह से हमारा लोकतंत्र एक तरह से चरमराया हुआ है। ये बोला कि एक कैंडिडेट एक लोकसभा में 75 लाख या 90